बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस पार्ट 2। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पार्ट 1 में 3 टाइप्स इसकी जो है वो डिस्कस की थी और उनकी एग्जांपल्स को देखा था। अब नेक्स्ट जो उसकी टाइप्स हैं उनको आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस, फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शन, स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन एंड पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस। और नेक्स्ट इसी की टाइप्स हैं लेकिन उसको बेस्ड ऑन मैकेनिज्म पर डिवाइड किया गया है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस में डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेजोनेंस न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखें, फिर इसको हम जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। द रिएक्शंस इन विच प्रोजेक्टाइल इज कैप्चर्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस एंड न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड which has lot of excess energy and decays with the emission of gamma rays. Gamma ray photons are called radioactive capture nuclear reaction. कि इसमें क्या होगा कि जो आपके पास प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस होगा, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, वो जब टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा तो फिर आपके वो क्या करेगा, उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक्सेस ऑफ एनर्जी वो ले लेगा, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी हो जाएगी वो हायर लेवल में चला जाता है। तो जब हायर लेवल में चला जाए तो एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकता। 10⁻⁻⁸ सेकेंड जो है वो स्टेट वहां पे स्टे करता है। फिर उसके बाद वो जो है ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा वो क्या करेगा, एक साथ में गैमा रेस जो है वो डिके करेगा। यानी कि जो रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसमें आपको जो रिएक्शन होगा, आफ्टर रिएक्शन आपको एक गैमा रे मिलेगी। ठीक है, या इसको गैमा पार्टिकल्स भी आप कह सकते हैं, और साथ में आपको प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो बनेगा, फॉर्म्ड होगा, वो आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी को फर्दर इसी को हम फर्दर एक और डेफिनेशन में करते हैं। मैंने ये टू डेफिनेशन मोस्टली रिएक्शंस की लिखी हैं, वो इसलिए कि अगर आपको जो इजी लगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाए, वो आप उसको लिख सकते हैं, उसको जो है पिकअप कर सकते हैं। लेकिन आनी आपको दोनों चाहिए कि मतलब अगर वो कहीं पे लिखी है उसका मीनिंग भी वही है, रिएक्शंस तो वही है, रिएक्शंस चेंज नहीं होंगे, उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती। जस्ट इजी वे में लिखना है, उसको राइट अप करना है, और जस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करके उसको लिखना है। तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करे उसको आप प्रिपेयर कर लें। तो उसी को रेडियो एक्टिव जो कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, एक और तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। इंसिडेंट पार्टिकल इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस विद द emission ऑफ गैमा रेस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये ज्यादा इजी होगी ना कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है या इंसिडेंट पार्टिकल जिसे हम कह रहे हैं, वो कैप्चर करता है न्यूक्लियस के साथ, जब टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो वो क्या करता है, मिशन करता है गैमा रेज की, आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने ये एरोहेड लगा के इस तरह से रिएक्शंस लिखे। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसी के आगे फर्दर एरोहेड लगा के इस तरह से, बजाय कि आप इस तरह से लिखे, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, 2 लाइन्स में भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लाइन लगा के यहीं पे आप लिख लें सिलिकॉन 28। ये स्टार जो शो करता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में गया है। जब भी आप किसी भी इस तरह से पार्टिकल्स के साथ, न्यूक्लियस के साथ जो है वो स्टार लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब कि वो जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। अगर स्टार नहीं लिखा है इट्स मीन कि वो ग्राउंड स्टेट में। अगर स्टार लिखा हुआ है तो आप वो, इसका मतलब कि वो एक्साइटेड स्टेट में है और उसके बाद फर्दर रिएक्शन हो रहा है। तो आप जस्ट इस तरह से गैमा भी लिख सकते हैं, गैमा रेज भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, जस्ट गैमा भी लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शंस को इस तरह से आप एक लाइन में भी कवर अप कर सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक शॉर्ट मेथड्स में भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट वे बताया था। और शॉर्ट वे मोस्टली तब यूज करते हैं जब आपको कोई भी रिएक्शन दिया गया है या शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे दिया गया, आपको कहा जाए कि ये आप इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें, फिर आप उसको एज ए इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आप कुछ पूछ रहे हैं?
जी जी, उसमें मतलब डेफिनेशन में भी डिफरेंस आ जाता है ना, कि इसमें गामा रेज डिके करता है, ठीक है, उसमें एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है हीलियम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, इसी तरह से ये इनमें डिफ्रेंशिएट हम करते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है। एग्जाम्पल्स अगर आपको याद रहेंगे ना, उसमें हीलियम भी आ जाता है, लेकिन इसमें हीलियम नहीं है। तो इसमें इसी तरह से आप जब एग्जाम्पल्स को करते हैं ना, तब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आप इसको इजी तरह से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये थोड़े ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसमें क्या होता है, गैमा रे जो है, गैमा पार्टिकल जो है वो इमिट होता है, इसमें क्या है, वो एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ये रिएक्ट करता है टारगेट न्यूक्लियस के साथ। तो इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं कि फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, एक को याद कर लेंगे, दूसरा उसके ऑपोजिट है। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज गैमा रे, the nuclear reaction is called photoeffect nuclear reactions. The energy of the incident photon must be greater than the binding energy of the emerging particles. कि जो एनर्जी कहते हैं फोटोन की होगी, जो एब्जॉर्ब कर रहा है टारगेट न्यूक्लियस का, उसकी क्या होगी, ग्रेटर होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इमर्जिंग पार्टिकल, के जो इमर्ज हो रहा है पार्टिकल्स उससे ज्यादा। यहाँ पे एग्जांपल देखें कि ये गैमा रे जो है वो टारगेट न्यूक्लियस आपके साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है आपको, और एक पार्टिकल प्रोटॉन यानी कि 1H हाइड्रोजन का एटम मिल रहा है। इफ द एनर्जी, अब ये सिंपल एक वे में लिखा है, अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, जो इस तरह से हुआ, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज नॉट सफिशिएंट टू रिमूव अ पार्टिकल, कि अगर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पार्टिकल को रिमूव करवा दे, द न्यूक्लियस गोज टू वन ऑफ द इट्स एक्साइटेड स्टेट, फिर क्या होगा कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एंड लेटर ऑन इमिट्स एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। देखें, अब गैमा पार्टिकल इसने किया लिया है, ठीक है, उसने टारगेट न्यूक्लियस के साथ टकराया है, उसके बाद वो क्या है, अगर एनर्जी इतनी नहीं है कि वो जो फोटोन है वो पार्टिकल को रिमूव कर सके, तो फिर वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट के बाद जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ऑटोमेटिकली गैमा रेज जो है वो डिके करता है। अब इसको आप सिंपल, जो आपके पास लेजर में होता है, ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है एक, ठीक है, दूसरा, उसमें आप उससे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जब सोचेंगे ना, तो ये आपके लिए ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा, कि उसमें भी हमारे पास ऐसा होता है कि जब फोटोन जो है वो फॉल करता है, तो वहां पे पहले ऑब्जर्व कर लेता है, फिर जब वो दूसरी स्टेट में आता है तो फिर वो इमिट करता है, फिर वो नीचे ग्राउंड स्टेट में आता है। हाँ जी, स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इस तरह से अब वो कह रहे हैं, पहले तो सिंपल ये रिएक्शन हो गया, ठीक है, उसने गैमा रे पार्टिकल जो एक फोटोन लिया है गैमा का, उसको एब्जॉर्ब किया है, तो आपके पास जो टारगेट न्यूक्लियस आया है, साथ में एक न्यूट्रॉन। लेकिन अगर वो, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस पार्टिकल को रिमूव कर सके, फिर वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। आफ्टर एक्साइटेड स्टेट वो जब आता है ग्राउंड स्टेट में, तो फिर वो क्या करता है, रेडिएशंस को इमिट करता है, जो कि गैमा रेज होती हैं। इसी को फर्दर देखें, एक और डेफिनेशन इसकी भी, फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, फोटो डिसइंटीग्रेशन आल्सो कॉल्ड फोटो ट्रांसमुटेशन और फोटो न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये तीनों एक के ही नाम है, कि कोई भी नाम अगर आपको गिवन हो तो आप बता सकते हैं कि कौन ये वही रिएक्शन है फोटो इफेक्ट वाले, जिसको हम फोटो इंटीग्रेशन भी कहते हैं, फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, और फोटो ट्रांसमुटेशन भी कहते हैं। इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस इन विच एन एटॉमिक न्यूक्लियस एब्जॉर्ब अ हाई एनर्जी गैमा रेज, ठीक है, गैमा रेज को एब्जॉर्ब करता है न्यूक्लियस, एंटर्स एन एक्साइटेड स्टेट, फिर वो क्या करता है, जब हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एंड इमीडिएटली और जल्दी से डिकेज बाय इमिटिंग अ सब एटॉमिक पार्टिकल, एक तो सब एटॉमिक पार्टिकल उसका आ जाता है और साथ में गैमा रेज आ जाती है। इजी है ना ये सेकंड वाली डेफिनेशन? जी, लाजमी है।
क्योंकि उसी से पता चलेगा कि ये एक्साइटेड स्टेट में। अगर आपने स्टेरिक नहीं लगाया, साथ में एक्साइटेड लिखा है, फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप स्टेरिक लगा देंगे वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, हाँ जी सेम है। जी सेम है, मैंने इसलिए ये दो दो डेफिनेशंस लिखी हैं कि जो आपको इजी लगे, इजी वे में। देखें यहाँ पे हमने वर्ड यूज कर लिया एब्जॉर्ब हाई एनर्जी गामा रेस, ठीक है ना, और एंटर एक्साइटेड स्टेट, उसको हमने थोड़ी सी डिफरेंट वर्डिंग करके लिखा है। ये ज्यादा इजी है कि मतलब ये आप अगर ना भी याद करेंगे, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि फोटो इफेक्ट कौन से हैं, तो फिर आप यही इजी वर्ड्स में लिख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखें नॉकड आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जिसमें जिसकी डेफिनेशन देखें। व्हेन टारगेट न्यूक्लियस इमिट्स अ न्यूक्लियन, जब टारगेट न्यूक्लियस एक न्यूक्लियन को इमिट करेगा अलोंग विद प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के साथ, द रिएक्शन इज कॉल्ड नॉकड आउट न्यूक्लियर रिएक्शन। कि ये देखें, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है ए, ये टारगेट न्यूक्लियस है एक्स, जनरल फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है। ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा, साथ में ये आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल भी आएगा, और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के साथ क्या कहा है उसने, एक न्यूक्लियन होगा, जिसको हमने यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट किया। तो ये आपके पास होंगे नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शन। सेकंड देखिए, इसकी भी एक और तरह से डेफिनेशन, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, ए एंड बी आर सेम पार्टिकल्स, कि जो ए और बी होते हैं वो सेम पार्टिकल्स होते हैं, बट द रिएक्शन काजेज येट another न्यूक्लियन टू इजेक्ट सेपरेटली, लेकिन वो क्या करता है, एक और न्यूक्लियन को इजेक्ट करता है, कॉल्ड नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब ये जनरल फार्मूला था, अब इसी को देखते हुए यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, यानी कि ये इंसिडेंट पार्टिकल है आपके पास, और ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है जो कि ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ये टारगेट न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करता है इंसिडेंट पार्टिकल, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। उसके अलावा एक आपके पास क्या बनेगा, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, और साथ में एक और पार्टिकल। अब यहाँ पे ये देखें कि दो आपके पास जो हैं वो बने। अब ये H11 आपके पास क्या होता है, ये एक प्रोटॉन होता है। हाँ जी, प्रोटॉन है ना, मतलब जिसमें 1 आपके पास प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब ये आपके पास इस तरह से इस फॉर्म में भी बनता है कि एक आपके पास वो हाइड्रोजन ही है, उसका आइसोटोप बन गया, साथ में एक न्यूक्लियन बनेगा, ठीक है। न्यूक्लियन आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाई है। हाँ जी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और ये किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मास। हाँ जी बच्चों, एटॉमिक मास के इक्वल होते हैं ना। तो ये आपके पास इस तरह से, ये इसकी एग्जांपल्स है आपके पास, आप इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक न्यूक्लियन बनेगा, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ही रहेगा, उसके आइसोटोप सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हो गया, लेकिन रहेगा वही आपके पास, और ये सेकंड आपके पास टारगेट न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगा। तो ये आपके पास है नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। व्हेन one or two nucleons are transferred between projectile particles and target nucleus, the reaction is called direct nuclear reaction. जब दो या एक से ज्यादा न्यूक्लियंस ट्रांसफर होते हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स और टारगेट न्यूक्लियस के दरमियान में, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं।
अब इनकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ट्रांसफर न्यूक्लियर रिएक्शंस भी इनको कहते हैं। फर्स्ट टाइप में आ जाते हैं स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस और सेकंड आ जाते हैं पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब इनको फर्दर जब डिवाइड कर दिया गया दोनों को सेपरेटली, हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारे पास क्या है और पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है। तो फर्स्ट में आप देखें स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, इफ वन और टू न्यूक्लियॉन्स from the incident particles are captured by the target while the remainder continues on its way, the reaction is called stripping nuclear reaction. अब इसको क्लियर किस तरह से आपको होगा ये देखें, D प्लस एक्स। अब D क्या है, मतलब एक या एक से ज्यादा आपके पास न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर एटम अगर दो उसमें आपके पास न्यूक्लियॉन ज्यादा थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, तो आप D प्लस एक्स वाई प्लस बी बनेगा आपके पास। इसी तरह से अल्फा प्लस एक्स के अगर आपके पास कोई अल्फा पार्टिकल्स अगर एक आ जाता है तो आप हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं, अल्फा पार्टिकल आ जाता है हीलियम ले लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं आप टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनता है और साथ में एक प्रोटॉन। अब ये जनरल फॉर्म थी, लेकिन आप एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि ये देखें आपके पास एक जो है वो न्यूक्लियॉन है, वो रिएक्ट कर रहा है टारगेट न्यूक्लियस के साथ। टारगेट न्यूक्लियस आपके पास क्या है, कॉपर। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लिया एक इसका पार्टिकल और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोटॉन, ठीक है। ये 63 था इसका एटॉमिक मास, तो जब 1 इसका ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपके पास आ जाएगा 64 और ये प्लस H11। अब इसको आप सेकंड इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपके पास स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन हैं ये क्या करते हैं, लूज करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उससे वो ले लेते हैं और उसको जो टारगेट न्यूक्लियस न्यू बन रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर देता है, ठीक है, 1 एटॉमिक। अब इसी को सेकंड डेफिनेशन देखें जो कि आपको ज्यादा इजी लगेगी। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल ऑन कोलाइडिंग विद टारगेट न्यूक्लियस, कि जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल है या प्रोजेक्टाइल है वो जब कोलाइड करता है टारगेट न्यूक्लियस के साथ, इमीडिएटली लूजेस वन ऑफ इट्स न्यूक्लियस टू द टारगेट न्यूक्लियस, कि वो एक न्यूक्लियस को टारगेट न्यूक्लियस के साथ क्या कर देता है, लूज कर देता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखें कि इसने क्या किया, 1 न्यूक्लियस को इसके साथ जो है वो क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। यहाँ से जब टारगेट मटेरियल के साथ टकराया तो 63 इसका एटॉमिक मास था, तो जब उसने टारगेट न्यूक्लियस न्यू प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनाया तो उसके साथ उसने उसको रिएक्ट करवा दिया तो वो 64 हो गया, प्लस 1 प्रोटॉन जो है वो लेफ्ट करेगा। जी स्टूडेंट्स क्लियर है? सेकंड वाली ज्यादा इजी है, वही है ना, वर्डिंग में आपने लिखना है। मैंने फर्स्ट भी आपको यही कहा है कि आप ट्राई करें कि खुद राइट अप करें, मीनिंग चेंज ना हो, जो आप लिख रहे हैं मीनिंग वही हो, लेकिन आप ट्राई करें कि आप अपनी वर्डिंग में जो है उसको एक्सप्लेन कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट है पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब देखें इनके नेम से भी जाहिर है, जो आपके पास स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन था उसमें स्ट्रिप हो रहा था, इमिट हो रहा था, मतलब वो लूज कर रहा था एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को, और यहाँ पे पिकअप है तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ 1 और 2 न्यूक्लियॉन्स आर ट्रांसफर टू द इंसिडेंट पार्टिकल्स, कि अगर एक या दो न्यूक्लियॉन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं इंसिडेंट पार्टिकल्स को फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस से ड्यूरिंग कोलिजन, तो कोलिजन के दरमियान में क्या होगा, द रिएक्शन इज कॉल्ड, कि वो ट्रांसफर हो रहे हैं टारगेट न्यूक्लियस को ड्यूरिंग कोलिजन, द रिएक्शन इज कॉल्ड पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जनरल फार्मूला है इसका। अब एग्जांपल देखें कि ये आपके पास है इंसिडेंट पार्टिकल प्लस ये आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है, तो ये यहाँ पे 1,5, वहां पे देखें कि पहले आपके पास जो टारगेट न्यूक्लियस था वो उसको लूज कर रहा था 1 इलेक्ट्रॉन को, तो वो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस था उसमें ऐड हो रहा था। अब ये क्या कर रहा है, पिकअप कर रहा है, इसने पिक करना है, तो ये जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल है वो पिकअप कर रहा है, ठीक है। वहां पे उसका लूज हो गया था ना, H11 रह गया था आपके पास, ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल का। तो यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल क्या हो रहा है कि वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो 3 बन गया 2 से, और जो टारगेट न्यूक्लियस है वो 15 हो गया।
तो द प्रोजेक्टाइल H12 पिक्ड अप अ न्यूक्लियन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड बिकम्स H13। लेकिन उसमें क्या कह रहा था, इसने अपना भी एक जो है वो टारगेट न्यूक्लियस ने उसको दे दिया था और इसका जो है वो कम हो गया था। ठीक है, तो ये आपके पास है पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस। नेक्स्ट देखें, मैकेनिज्म की बेस पर इसको 3 टाइप्स में फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया न्यूक्लियर रिएक्शंस को, जिसमें आपके पास हैं डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस और कंपाउंड रिएक्शंस एंड रेजोनेंस रिएक्शन। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस अभी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किए। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस आए तो आपने सारे लिखने हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम्स में आए कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन द बेस ऑफ मैकेनिज्म, आप राइट अप करें तो फिर आप डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें वो लास्ट में जो हमने दो डिस्कस किए पिकअप वाला और नॉकआउट वाला, पिकअप और स्ट्रिपिंग वाला, वो भी आप इसमें लिखेंगे, और कंपाउंड रिएक्शंस एंड रेजोनेंस रिएक्शंस ये आप लिखेंगे। अगर जस्ट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस आते हैं फिर आप कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मेंशन है कि मैकेनिज्म वाले लिखें फिर आप यही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस है हमारे पास। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शंस हम फर्दर अर्लियर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस इसलिए ये यहाँ पर मैंने अगेन लिखा है कि अगर आपको मैकेनिज्म की बेस पर आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स बताएं, तो देन आप इसमें अगेन जो है वो उसमें राइट अप करेंगे। अदरवाइज सिंपल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर की टाइप्स लिखें तो फिर आप इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच ओनली फ्यू न्यूक्लियंस टेक पार्ट इनटू द रिएक्शंस, कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें चंद न्यूक्लियंस जो हैं वो टेक पार्ट करते हैं, वाइल रिमेनिंग सर्विंग एज पैसिव स्पेक्टर्स, जबकि कुछ जो है बाकी जो है वो पैसिव स्पेक्टर्स के तौर पर वर्क करते हैं। जैसे हमने एक्टिव और पैसिव होता है ना, इनके मतलब एक्टिव हैं पार्टिकल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कुछ जो है वो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पैसिव कहते हैं। एंड द टारगेट न्यूक्लियस इज एक्साइटेड स्टेट्स, और टारगेट न्यूक्लियस इज एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, आर कॉल्ड एनर्जी डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस, are called direct nuclear reaction. There are 2 types of direct nuclear reactions. First one is stripping nuclear reaction and second one is pickup nuclear reactions. इसमें इस तरह से है कि अगर आप इसमें जो एग्जांपल लिखनी है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में, आप स्ट्रिपिंग वाली भी लिख सकते हैं, पिकअप वाली भी लिख सकते हैं, और दोनों की भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, इसलिए। तो कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, जो आपके पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन था उसमें फ्यू इलेक्ट्रॉन जो है वो लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में, और बाकी जो है वो एज अ पैसिव स्पेक्टर्स जो है वो वर्क करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन में, कि इसमें आपके पास जितने भी न्यूक्लियंस हैं वो सारे क्या करते हैं, ऑल द न्यूक्लियंस टेक पार्ट इनटू द रिएक्शंस एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स इज शेयर, और जो एनर्जी होती है इंसिडेंट पार्टिकल की वो शेयर हो जाती है तमाम न्यूक्लियंस को बिफोर एनी पार्टिकल इज इमिटेड, इससे पहले कि कोई पार्टिकल इमिट हो, वो तमाम जो एनर्जी होती है वो शेयर्ड हो जाती है, आर कॉल्ड कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनकी एग्जांपल देखें कि ये अल्फा पार्टिकल है आपके पास हीलियम, ये ब्रोन के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो ये आप जो आल पार्टिकल्स इसके इंसिडेंट की एनर्जी होगी वो इसके साथ शेयर हो जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल्स आल न्यूक्लियंस क्या है इसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये 14 हो गया। ठीक है, 14 एटॉमिक नंबर हमारे पास नाइट्रोजन का होता है, तो ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। जो आपका टारगेट न्यूक्लियस है उसने न्यूक्लियस जो प्रोडक्ट बनाया है वो नाइट्रोजन बनाया है। इसी तरह से ये 2 इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, और इसके 5, 2 और 5 प्लस 7। ठीक है, प्लस और जो एनर्जी जो ऐड हो जाती है तमाम शेयर हो जाती है वो 11.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इस रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से ये जो आपके पास है कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें तमाम जो उसके न्यूक्लियंस होते हैं वो उसके साथ जो है वो हिस्सा ले लेते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो टारगेट न्यूक्लियस होता है उसके साथ शेयर कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आई है आपको? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो वैसे ये भी इसकी डेफिनेशन इजी है कि जितने भी न्यूक्लियंस है वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शंस में। ठीक है।
प्रोडक्ट न्यूक्लियस। अब देखें ना, ये नेम्स जो हैं न्यूक्लियस के, ये चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ठीक है ना। समटाइम्स तो सेम रहते हैं, ठीक है। सम रिएक्शंस में हमने देखा है कि वो सेम रहते हैं, कि यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास तो ऑक्सीजन ही रहेगा, उसके आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उसका एटॉमिक नंबर, जब वो सबको एब्जॉर्ब कर रहा है तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा ना, एटॉमिक मास। तो ऑटोमेटिकली वो एटॉमिक मास जो ऐड करके आएगा वो जिस न्यूक्लियस का होगा वही न्यूक्लियस प्रोडक्ट में हमें मिलेगा, ठीक है। ये कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस में है, ये ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। अब जब नेक्स्ट आप क्यू वैल्यूज रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये जो है इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि कितनी वैल्यूज ये होती है, किस रिएक्शंस के लिए कितनी होती है, लेकिन हर रिएक्शंस के लिए होती है ये डिफरेंट। तो नेक्स्ट आपके पास लास्ट में है रेजोनेंस न्यूक्लियर रिएक्शन। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच इंसिडेंट पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड टू फॉर्म अ क्वासी बाउंड स्टेट बिफोर एनी पार्टिकल इज इमिटेड। इसमें क्या होता है कि वो हाफ बाउंड बना देता है कोई भी पार्टिकल इमिट करने से पहले, और तमाम इंसिडेंट पार्टिकल्स को क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इमिटेड इज कॉल्ड रेजोनेंस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इनको हम कहते हैं रेजोनेंस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसकी जिस स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए इनको डिफ्रेंशिएट हम करते हैं कि ये एग्जांपल्स किस रिएक्शंस की है, किस न्यूक्लियर रिएक्शंस की है। गिवन द नेम्स ऑफ ऑल दीज रिएक्शन, कि ये कौन से न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, इनके एग्जांपल्स को देखते हुए आपने उनके नेम्स बताने हैं। तो फर्स्ट में आप देखें, ये आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है प्लस टारगेट न्यूक्लियस, तो आपके पास ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट ये एक्साइटेड स्टेट में स्टेरिक जो है वो शो करता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में है। आफ्टर दैट जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है प्लस गैमा रेज जो है वो इमिट करता है, गैमा पार्टिकल इमिट करता है। तो ये कौन से रिएक्शन है जिसमें हमारे पास गैमा पार्टिकल जो है वो इमिट होते हैं? जी स्टूडेंट्स, कोई एक स्टूडेंट बताए। हाँ जी, ये कौन से हैं? रेडियो एक्टिव, हाँ जी, कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस। चलिए शॉर्टकट वे में हम लिख लेते हैं कि हमारे पास रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट देखें, बड़े सोच के इसको फिर आपने आंसर देना है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। एक अल्फा पार्टिकल है, यानी कि टारगेट इंसिडेंट पार्टिकल रिएक्ट कर रहा है टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? P31 एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे एरोहेड नेक्स्ट, तो वो फिर आपके पास आ जाता है फास्फोरस 30 प्लस 1 न्यूट्रॉन जो है वो इमिट हो रहा है। तो ये कौन सा आपके पास रिएक्शन है? यहाँ एरोहेड है, ठीक है, प्लस साइन है। फोटोन में आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि उसमें गैमा पार्टिकल जो है वो एज अ इंसिडेंट पार्टिकल होता है जो रिएक्ट करता है टारगेट न्यूक्लियस के साथ, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये गैमा पार्टिकल नहीं है जो टारगेट न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, ये हीलियम। इसीलिए तो ये प्रैक्टिस के लिए रखा है बच्चे, ये इसीलिए तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि शायद वो ये समझते हैं कि हमें समझ ही नहीं आई, लेकिन जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे फिर उतनी उनको क्लियर होगी वो चीजें। ये इसीलिए लास्ट में मैं करवा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो जाए, सारी मिक्सअप ना हो, आपको माइंड में आ जाए। हाँ जी, सोचें जरा ये कौन सा है, कोई और इस पे मेथड अप्लाई करके देखें। डिसइंटीग्रेशन वाला कैसे है? उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें अल्फा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव है उसके ऑपोजिट था ना फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन, कि उसमें वो गैमा रेज जो है वो इमिट करता है, उसमें वो उसके साथ रिएक्ट करता है स्टार्ट में, उसको एब्जॉर्ब करता है, ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पे तो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल हीलियम है, अल्फा पार्टिकल है, गैमा पार्टिकल तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ तो वो
मतलब कैंसिल हो गया यहीं पे कि ये वो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। अब देखें यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कौन सा रिएक्शन है। ये देखें 4 है न्यूक्लॉन्स, कितने हैं 4, ये कितने हैं 27, 27 में 4 ऐड करें कितने हो गए, ये कितने हैं 31, ये कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये 15। ये तमाम न्यूक्लॉन्स जो हैं वो टारगेट प्रोडक्ट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो कौन सा है, नहीं अभी भी आप मिक्सअप कर रहे हो। डेफिनेशन को रिवाइज करें, किस रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जिसमें तमाम न्यूक्लॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, कंपाउंड में। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि कंपाउंड न्यूक्लियस में क्या होता है कि तमाम न्यूक्लॉन्स जो है वो प्रोडक्ट वाले में ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसे ही पढ़ा था, अब माइंड में आया है। तो ये किसकी एग्जांपल है, कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस की। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन इंसिडेंट पार्टिकल है प्लस एल्युमिनियम टारगेट न्यूक्लियस है जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो आपको जो है वो एक सिलिकॉन पार्टिकल जो है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस के तौर पे आपको मिल रहा है। फिर वो एक्साइटेड स्टेट में है, उसके बाद जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है गैमा रेज जो है वो इमिट करता है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, हाँ जी ये रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन है। कैप्चर ना भी लिखे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन 16 8, ये टारगेट न्यूक्लियस, ये आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, ये जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन बनता है प्लस आपके पास हाइड्रोजन एटम प्लस आपके पास प्रोटॉन, तो ये किस रिएक्शन की एग्जांपल है, अब इससे आपको अंदाजा होगा कि आपको ये लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा सारा, फिर आपको ज्यादा होगा, फर्स्ट टाइम में एक दफा में करने से आपको ये याद नहीं होगा, ऐसा ही है। जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे रिवाइज करेंगे फिर आपको क्लियर होंगे। हाँ जी बताएं, सोचें फिर कौन सा इस तरह का रिएक्शन था जिसमें हमारे पास रिएक्शन के बाद 3 थिंग्स जो है वो हमें मिल रही थी, कौन सा रिएक्शन था, नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हम कहते थे कि ए और बी जो है वो सेम होंगे और आपके पास एक प्रोटॉन भी बनेगा, ऐसे ही है। तो ये कौन से हैं, नॉकआउट। ये देखें आपके पास ए और बी समटाइम्स, हमने क्या कहा था कि ए और बी समटाइम्स सेम होंगे और साथ में एक न्यूक्लियन भी बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल है। लास्ट में देखें, अब दो आपके पास ये इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस ये रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस और साथ में एक और, तो ये किसकी एग्जांपल है, हाँ जी ये स्ट्रिपिंग की है, क्योंकि इसमें क्या करता है वो जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल है वो अपना लूज कर देता है, टारगेट न्यूक्लियस को दे देता है, ठीक है। तो ये आपके पास है स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल। देखा, जब आप पढ़ रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि मैम हमें समझ आ गई है, ऐसे ही है ना, तो समझ आ जाती है लेकिन प्रैक्टिस करने से उसकी एग्जांपल्स जो है वो हमें क्लियर आउट होंगी, ऐसे ही है ना। चलें ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। ये एक लास्ट में असाइनमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह से अभी हमने प्रैक्टिस की थी, नेम्स हम लोगों ने रिएक्शंस के दिए थे कि ये एग्जांपल जो है वो किस रिएक्शंस की है, इसी तरह से ये आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो इक्वेशन है रिएक्शन जो है वो किस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन का है, और आपने इसको मुझे सेंड करना है सॉल्व करने के बाद।
लास्ट में ये हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे भी आप टॉपिक्स को और क्लियर और इन डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।